बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज से कुछ नया चीज़ शुरू किया जा रहा है जिसमें जितने भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आज के वीडियो में और आज के आने वाले वीडियो में जारी किया जाएगा। और प्रतिदिन प्रयास यही रहेगा कि 100 MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन दिया जाए आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज का विषय है ऑडिटिंग, अंकेक्षण, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में ऑडिटिंग। इसके 100 MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ऑडिटिंग को जानने में कुछ संस्थाओं के नाम है, पहले वह जानना जरूरी है। सबसे पहले CA, जिसका पूरा नाम है ICAI। इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1949। पहले ये महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि ऑडिटिंग से टोटली रिलेटिव है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। दूसरा चीज, प्रश्न ये भी बन सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बना था? तो 1949 में बना था। अब दूसरी संस्था है ICWAI। इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारत में लागत लेखाकार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो 1944 में हुई थी, लेकिन इसे अधिनियम के रूप में कब जारी किया गया? इस पर एक्ट कब बना था? 1949। ये दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि अंकेक्षण का कार्य CA के द्वारा ही किया जाता है और उसके बाद से कुछ हद तक कास्ट लागत लेखाकार भी करता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 1959 है, 1959 में हुआ था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह सबसे पहले जाना जाएगा कि अंकेक्षण है क्या। तो शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अंकेक्षण से आशय। अंकेक्षण किसे कहते हैं? अंकेक्षण किसे कहते हैं? अंकेक्षण से तात्पर्य, अंकेक्षण का मतलब होता है जांच से। जांच का मतलब यहाँ, अंकेक्षण का मतलब जांच से। जांच का यहाँ मतलब यह है कि किसी भी हिसाब किताब की पुस्तकों को जांचा जाता है, उसको परखा जाता है, उसे अंकेक्षण कहा जाता है। जैसे लेखा पुस्तकों की विशिष्ट परीक्षण से। अंकेक्षण किसे कहा जाता है? लेखा पुस्तकों के विशिष्ट परीक्षण से कहा जाता है। अब अगला है कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है खातों की सत्यता, पूर्णता व नियमानुकूलता की जांच करने से। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? खातों की सत्यता, पूर्णता व नियमानुकूलता की जांच करना। अब
सबसे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आज बताया जा रहा है समझिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, इस सभी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं। पांचवा इसमें क्वेश्चन है, जो अंकेक्षण शब्द है जिसको अंग्रेजी में ऑडिटिंग कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति ध्यान दीजिएगा, लैटिन भाषा के अडयार शब्द से हुई। किस शब्द से? अडयार शब्द से। इस अडयार का क्या अर्थ है? इस अडयार का अर्थ है सुनना। क्या अर्थ है? सुनना। यहाँ के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अंकेक्षण अर्थात ऑडिटिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा से हुई। इसे लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? अडयार कहा जाता है। अडयार का अर्थ क्या होता है? सुनना होता है। अगला क्वेश्चन, अंकेक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है? अंकेक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है, माने कहाँ से अंकेक्षण शुरू होता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लेखा शास्त्र में हम पुस्तपालन होता है। पुस्तपालन के बाद से लेखा कर्म होता है, और लेखा कर्म के बाद से क्या होता है? अंकेक्षण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्रम है। अंकेक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है? लेखा कर्म के बाद होता है। यहाँ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लेखा कर्म का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पुस्तपालन के बाद होता है। ठीक है, ये भी हो सकता है पुस्तपालन और अंकेक्षण के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो लेखा कर्म कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, लेखा कर्म जो है क्या है? लेखा कर्म आवश्यक होता है। कैसे आवश्यक हो? चाहे संस्था छोटी हो या बड़ी, चाहे संस्था छोटी हो या बड़ी, उसकी हिसाब किताब की पुस्तकों का रहना आवश्यक होता है। ठीक है, अब प्रश्न ये भी है, आठवां, अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग, यह क्या आवश्यक है? यह अनिवार्य है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण यदि छोटी संस्था तो ये क्या है? आवश्यक है, परंतु अनिवार्य नहीं है। लेकिन बड़ी संस्था तो वहां पे क्या है? आवश्यक और अनिवार्य दोनों है। ठीक, अगला, नौ, अंकेक्षण किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण कंपनी के लिए आवश्यक है और बैंक के लिए आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, एकाकी संस्था, एक साझेदारी संस्था या व्यक्तियों के समूह के लिए अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। किसके लिए? कंपनी के लिए, एक बैंकिंग संस्था के लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन,
अंकेक्षण का जो कार्य किया जाता है, अंकेक्षण ये कितनी अवधि के लिए किया जाता है? अंकेक्षण कितनी अवधि के लिए किया जाता है? अंकेक्षण सामान्यतः 1 वर्ष के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि 3-4 साल का अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण केवल इसकी अवधि क्या होती है? 1 वर्ष होती है। 1 वर्ष से कम का भी किया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष का अधिक का नहीं किया जाता। ठीक ना? तो इसको मिटा रहे हैं हम। फिर अगला 11वां क्वेश्चन अभी स्टार्ट करना है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन। अंकेक्षक किसे कहा जाता है? अंकेक्षक किसको कहा? ऑडिटर किसको कहा जाता है? अंकेक्षक को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? ऑडिटर कहा जाता है। ऑडिटर कौन होता है? एक व्यक्ति, एक जो व्यक्ति होता है जो अंकेक्षण का कार्य करता है, अंकेक्षण का कार्य करता है, इसी को ही क्या कहा जाता है? अंकेक्षक कहा जाता है। अंकेक्षक किसको कहा जाता है? जो अंकेक्षण का कार्य करे उसी को अंकेक्षण कहा जाता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। 12 नंबर। अंकेक्षण में एक प्रमाणन शब्द होता है जिसको वाउचर कहा जाता है। वाउचर क्या होता है? वाउचर हिसाब किताब की जो पुस्तकें होती हैं उसमें हम जो एंट्री करते हैं तो उसमें एंट्री हम किसकी सहायता से करते हैं? कोई बिल, रसीद या अन्य प्रपत्र के माध्यम से करते हैं। जैसे देखे होंगे एक दुकानदार के यहाँ से हम सामान लेते हैं या दुकानदार को सामान बेचते हैं तो हम दोनों का माध्यम में एक रसीद कार्य करता है। अर्थात जो बेचेगा तो उसका रसीद देगा, हम देंगे तो वो भी रसीद देगा, और उस रसीद के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने हिसाब किताब की पुस्तकों में एंट्री करते हैं। तो क्या है वाउचर? एक प्रपत्र है, अर्थात एक प्रतिलिपि है। ठीक ना? जो इस बात का प्रमाण होता है कि ये लेन देन हुआ। अगला है प्रमाणन का अंकेक्षण में वही महत्व है जो शरीर में आत्मा का होता है। मतलब जिस प्रकार एक वाउचर अंकेक्षण का कार्य करता है, वाउचर के द्वारा ही अंकेक्षण का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार शरीर में आत्मा का, जिस तरह शरीर काम तभी करेगा जब उसमें जान होगा, आत्मा होगा, उसी तरह अंकेक्षण तभी कार्य करेगा जब उसमें वाउचर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन। अंकेक्षण के प्रकार। अंकेक्षण के प्रकार। अंकेक्षण कई प्रकार के होते हैं, जैसे चालू अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण। इसके अलावा बहुत सारे अंकेक्षण है, जैसे चिट्ठा अंकेक्षण है। ठीक ना? उसी तरह लाभन खातों का अंकेक्षण, लेकिन मुख्य आपके ये 2 अंकेक्षण है। एक और है वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण। ठीक है? यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछ सकता है। चालू अंकेक्षण कहाँ किया जाता है? चालू अंकेक्षण एक बड़ी संस्था, चालू अंकेक्षण एक बड़ी संस्था जैसे कि बैंक,
जहाँ प्रतिदिन नियमित रूप से लेन देन होते हैं वहाँ किया जाता है और सालों साल किया जाता है। सामयिक अंकेक्षण कहाँ किया जाता है? सामयिक अंकेक्षण वर्ष में एक बार कहाँ किया जाता है? जहाँ छोटी संस्थाएं होती है वहाँ किया जाता है। और वैधानिक अंकेक्षण कहाँ किया जाता है? स्टैच्यूटरी ऑडिट। स्टैच्यूटरी ऑडिट किसी भी सरकारी संस्थान में किए जाते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में आपका कई क्वेश्चन बना, 15 क्वेश्चन। प्रश्न है कि चालू अंकेक्षण है क्या? चालू अंकेक्षण क्या? चालू अंकेक्षण का मतलब है कि एक ऐसा अंकेक्षण जो वर्ष भर निरंतर चलता रहता है तो उसे चालू अंकेक्षण कहा जाता है। अगला सरकारी एक अंकेक्षण होता है। सरकारी अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण में क्या होता है कि जब सरकार के विभिन्न विभागों या संस्थाओं के हिसाब किताब या उसके लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण किया जाता है तो सरकारी अंकेक्षण कहा जाता है। प्रश्न है कि सरकारी अंकेक्षण का कार्य कौन करता है? तो यह करता है CAG, कैग। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। प्रश्न है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कहाँ से की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कर अंकेक्षण। कर अंकेक्षण, कर अंकेक्षण कहाँ क्या होता है? कर अंकेक्षण वहां किया जाता है, टैक्स ऑडिट जिसको कहा जाता है, जिससे कर से पूर्व की आय यदि 20,000 रुपये से अधिक है तो वहां टैक्स ऑडिट किया जाता है। लेकिन इसको संशोधन करके 20,000 रुपये से इसको 50,000 रुपये लिमिट कर दी गई है। पहले 20,000 रुपये था, बाद में उसको बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया। अगला एक कंपनी का अंकेक्षक होता है। कंपनी अंकेक्षक, कंपनी अंकेक्षक। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी संस्था में दो तरीके के अंकेक्षक होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो कंपनी का अपना अंकेक्षक है, एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी का अंकेक्षक नहीं है, कंपनी का बाहरी अंकेक्षक। तो प्रश्न है कि कंपनी अंकेक्षक के क्या अधिकार है, के अधिकार क्या है? ये जो भी पॉइंट दिया जा रहा है महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एक शब्द में, क्योंकि पूरा बोर्ड पे लिखना इतना संभव नहीं है, इसलिए छोटे छोटे शब्दों में इसको जो MCQ क्वेश्चन आते हैं उसी के दृष्टि से देख के इसे बनाया गया है। कंपनी अंकेक्षक के क्या अधिकार है? इसके अधिकार हैं आवश्यक सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करना। एक कंपनी का अंकेक्षक जब ऑडिट करने जाता है तो उसका पहला और मुख्य अधिकार होता है कि कंपनी की जितनी भी पुस्तकें हैं, हिसाब किताब की बहियाँ वगैरह हैं, उसको वह सही समय पर प्राप्त करे, ताकि वो जानकारी प्राप्त करे कि क्या क्या हमें ऑडिट करना है, क्या क्या उसमें कमी है। अगला है पूंजी संचय।
पूंजी संचय बनाए जाते हैं। पूंजी संचय कहाँ से बनाए जाते हैं? पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हैं। पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हैं। अगला है विभाज्य योग्य लाभ क्या है? विभाज्य योग्य लाभ क्या है? विभाज्य योग्य लाभ क्या होता है? वह लाभ, ध्यान दीजिएगा, वह लाभ जो अंशधारियों में कानूनी रूप से बांट दिए जाते हैं, उन्हें विभाज्य योग्य लाभ कहा जाता है। मतलब ऐसा लाभ जो अंशधारियों के मध्य एक निश्चित नियम, कानून, प्रावधान के अंतर्गत विभाजित कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? विभाज्य लाभ कहा जाता है। ठीक है, अब मिटा दिया जाए इसको, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो 21वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। क्वेश्चन, संचय अनिवार्य है। संचय अनिवार्य है। कहाँ अनिवार्य है? केवल लाभार्जन स्थिति से। इसका मतलब यह हुआ कि संचय कब अनिवार्य होता है? जब किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्था को लाभ होता है, मतलब उसके काम चलाने के बाद पैसा यदि बचता है तभी वह संचय करता है। पता चला कि वो घाटा में है और संचय करे तो कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। तो संचय कहाँ अनिवार्य है? केवल लाभार्जन की स्थिति में अनिवार्य है। अगला, वित्तीय अंकेक्षक। वित्तीय अंकेक्षक, जो वित्तीय अंकेक्षक होता है, इसकी योग्यता क्या होती है? वित्तीय अंकेक्षक के लिए आवश्यक है कि वो सीए अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। कुछ दशाओं में वित्तीय अंकेक्षक लागत लेखाकार या सीए या एमबीए फाइनेंस, तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः दशाओं में एक वित्तीय अंकेक्षक, फाइनेंशियल ऑडिटर वही होता है जो भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट की योग्यता प्राप्त किया। अगला, 23 नंबर, वित्तीय अंकेक्षण कितने समय का होता है? कितने समय का होता है? यह सामान्यतः 1 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला है संपत्तियों के सत्यापन से क्या आशय है? ध्यान दीजिएगा, संपत्तियों के सत्यापन से क्या आशय है? संपत्तियों के सत्यापन से तात्पर्य संपत्तियों व दायित्वों के मूल्यांकन से
ठीक है। किसी भी संपत्ति का सत्यापन तभी किया जाता है जब उस संपत्ति और उसके दायित्वों का सही ढंग से मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के बाद की अगली प्रक्रिया होती है सत्यापन। पहले मूल्यांकन का कार्य किया जाता है, फिर सत्यापन का कार्य किया जाता है। अगला एक इसमें होता है प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट। यह क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिट में क्या किया जाता है? नाम ही है मैनेजमेंट, माने प्रबंध। जितने भी संस्था में प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उसकी कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, वही प्रबंध अंकेक्षण कहलाता है। अगला प्रबंध की कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, यही आपका प्रबंध अंकेक्षण है। तो इसी के साथ आज फर्स्ट डे था, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, वो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। और ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए 25 क्वेश्चन ही आज दिया गया। अगले वीडियो में जो शेष बैलेंस बचा रहेगा वह आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ताकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि आज ही बताया गया, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सब आते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज वीडियो समाप्त हुआ, फिर कल मिलेंगे। ओके, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।